हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए फ्रेंड्स केबीसी नैनो का जो प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 5 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा मेंस एग्जाम से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। पहला प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न है कि सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला बायोरिएक्टर कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, आप कोशिश करेंगे 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बायोरिएक्टर क्या होता है। तो बायोरिएक्टर एक कंटेनर होता है जिसका उपयोग जीवों की उनके प्राकृतिक जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के दोहन के उद्देश्य से किया जाता है। और सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाले जो बायोरिएक्टर है वो है विलोडित हॉज बायोरिएक्टर। यह बेलनाकार होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिएगा कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाली परत होती है किसकी। तो फ्रेंड्स, यह टेफ्लॉन की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम है और इसका फॉर्मूला होता है C2F4। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो नींबू का खट्टापन जो होता है ये सिट्रिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। सिरका में एसिटिक एसिड। उसके बाद देखिएगा कि कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। देखिए, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर मोम जैसा एक पदार्थ जम जाता है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको सुवेरिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा जो लिग्निन होता है यह क्या होता है, तो यह कोशिका भित्ति को सामर्थ्य और दृढ़ता प्रदान करता है। क्लियर। और ये जो कोशिकाओं की भित्ति पर मोम जैसा जो जमा हुआ पदार्थ होता है ये सुबेरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शरीर में पानी की कमी होने वाली स्थिति का वर्णन क्या है। तो ये डिहाइड्रेशन है, यानी कि निर्जलीकरण है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, यानी कि लाल रंग का हो जाएगा, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ये कम स्कैटर होगा, इसीलिए सिग्नल के रूप में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होगा बैगनी रंग का। उसके बाद देखिए, आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। तो आहार नाल की दीवार को 4 परतों में बांटा गया है, 4 स्तरों में बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं, तो एक सिरोसा हो गया, यहाँ पर देखिए सिरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद म्यूकोसा, और एक होता है सब म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, याद रखेंगे। और सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स सबसे बाहरी परत को कहा जाता है सिरोसा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल प्रजनन का अंग नहीं है। तो फूल प्रजनन का अंग जो इसमें से नहीं है ये बाह्यदल नहीं है। बाह्यदल जो है एक सहायक अंग है, या फिर कह सकते हैं कि एक अनावश्यक अंग होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सभी कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए इसमें से जो सही नहीं दिया गया है वो दिया गया इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये गलत दिया गया। इथेनॉल पानी में घुलता है और फ्रेंड्स यह कमरे के तापमान पर तरल होता है और सामान्यतः इसे एल्कोहल कहा जाता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो इसका 10.5 होता है। उसके बाद देखिए, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। तो यह परिभाषित किसको करता है, तो प्रेशर को। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, दाब को। ठीक है फ्रेंड्स, दाब का यूनिट क्या है, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसको पास्कल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है। देखिए यहाँ सभी जो दिए गए हैं ये पादप हार्मोन है, और इसमें से जो पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है यानी कि वृद्धि रोधी हार्मोन है, यह कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह एब्सिसिक एसिड है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि माता के गर्भ में भ्रूण के पोषण किसके माध्यम से मिलता है। तो ये आपको पता है फ्रेंड्स, प्लेसेंटा के माध्यम से। देखिए जहाँ आपको पहले से जो चीज़ें पता है
वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इससे समय आपका वेस्ट होगा। तो जहाँ आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा वहाँ मैं एक्सप्लेन करके आपको बताते चलूँगा। देखिए, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है और चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। उसके बाद देखिएगा कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो ये क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर दिया गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बाकी ऑप्शन ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं सी और डी। चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो ये सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। ठीक है फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातन। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा कुचालक सीसा हो जाएगा। ठीक है, सीसा राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए महिला सेक्स हार्मोन, मैं कई बार बताया हूँ, आपको याद रखना है प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ मैं लिखता हूँ प्रोजेस्टेरॉन, उसके बाद एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, ये 3 नाम आपको याद रखना है, ये महिला सेक्स हार्मोन है। ठीक है, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन दिया गया है, प्रोजेस्टेरॉन भी है और रिलैक्सिन भी है, तो ये तीनों नाम याद रखेंगे। अच्छा, पुरुष सेक्स हार्मोन, तो ये टेस्टोस्टेरोन है, ये आपको पहले से पता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिएगा कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र जो है ये कौन सा है, तो कड़वाहट पीछे का भाग हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो किनारे भाग पर खट्टा स्वाद अनुभव होता है, किनारे वाला भाग पर, और जो आगे का भाग होता है मीठा या नमकीन वह स्वाद, वहाँ से पता चलता है। तो भारत में कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है, तो ये फ्रेंड्स महानदी है, और हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा युग्म सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। देखिए, एक तरफ स्थानांतरित कृषि दिया गया है और उनको जो है राज्यों में किस नाम से जाना जाता है ये दिया गया है। तो दीपा छत्तीसगढ़ सही है, पामलू मणिपुर सही है, झूम असम सही है। यहाँ पर देखिए बेवर जो है यह बिहार नहीं होगा, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। कोयले का सामान्य किस्म, तो आपको पता है बिटुमिनस होता है। सबसे उच्च किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है। फ्रेंड्स देखिए 27 तारीख के बाद से, जो 27 मार्च के दिन बिहार फायरमैन का जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू बिहार दरोगा के लिए डेली आपको 1 से 2 सेट, या फिर आप कह सकते हैं कि कम से कम 2 स्टडी मटेरियल आपको डेली प्रोवाइड कराए देंगे। थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। ठीक है। चलिए, दामोदर नदी निकलता है, तो यह छोटा नागपुर से। उसके बाद देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको पता है यह नदी कौन सी है, तो यह नदी गोदावरी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो नागार्जुन, यहाँ अर्जुन शब्द आ रहा है, तो अर्जुन का संबंध महाभारत में किससे था, कृष्ण जी से था। तो यहाँ इस तरह से रिलेट करके याद रखेंगे। और यह नागार्जुन सागर परियोजना जो है फ्रेंड्स, यह तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है, तो मुजफ्फरपुर है, बरौनी है, कहलगांव है। औरैया नहीं है, औरैया उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिप्पोकैम्प्स जो है यह किसका चंद्रमा है, यानी कि किसका उपग्रह है। तो हिप्पोकैम्प्स जो है यह उपग्रह किसका है फ्रेंड्स, बताइए। तो ये वरुण का है, यानी कि नेपच्यून का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वरुण के 2 और उपग्रह हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। एक है ट्रिटोन, यहाँ मैं लिखता हूँ ट्रिटोन, और दूसरा है नेरेइड, दूसरा है नेरेइड। ठीक है, ये 2 नाम याद रखेंगे। चलो, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है, तो यहाँ नेपाल से संबंधित अराकानियोमा फ्रेंड्स, यह संबंधित है म्यांमार से। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है, तो आपको पता है कि यह मिस्र का है। पूछा गया है ये ऑलरेडी बिहार दरोगा के एग्जाम में। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत की जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स वह राज्य है कौन सा, तो यह राज्य मिजोरम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है, तो वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है, जास्कर श्रेणी लद्दाख, काराकोरम, ये सभी ट्रांस हिमालय के भाग हैं। उसके बाद देखिएगा कि पाक जलडमरू किन देशों के मध्य है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य में यह स्थित है। बहुत ही आसान सेट है यह। ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम आपको 80 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा जीके जीएस वाले, और जो मैथ और रीजनिंग का है मैं तुरंत आपको पीडीएफ दे दूंगा आंसर सहित, तो वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। और कम से कम 80 में से आपको तो 70 आना ही चाहिए इस सेट में। ठीक है। देखिए, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ये कई बार मैंने पढ़ा है आपको कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, उड़ीसा से होकर के यहाँ नहीं गुजरती है।
उसके बाद देखिए पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि दरअसल हुई थी क्यों? तो फ्रेंड्स यह तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध जो था इसी संधि के तहत समाप्त किया गया था, और 1790 से 92 तक यह तीसरा जो था आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। और 1792 में यह श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य में हुई थी। टीपू सुल्तान किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था, इसको भी याद रखेंगे। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो देखिए कौन से जानवर का अंकन है? तो हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा का चित्र अंकन है, लेकिन गाय का नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करना है, एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी उनकी दी गई है। अंक महाजनपद चंपा राजधानी थी। काशी का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए? तो काशी का वाराणसी हो जाएगा। कोसल का हो जाएगा श्रावस्ती, और वत्स का कौशाम्बी। तो इस तरह से राइट आंसर इसका 2143 हो जाएगा, 2143, ठीक है, 2143 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जूते हुए खेतों के साक्ष्य जो मिले हैं, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स ये जो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं ये कालीबंगा से मिला। कालीबंगा जो है फ्रेंड्स यह घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो ये बलबन था, ठीक है। बलबन किसका गुलाम था, किसका दास था? तो इल्तुतमिश का दास था, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो चित्रकारी के लिए कारखाने जो बनाया था यह अकबर ने बनवाए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अकबर के समय पहली बार भित्ति चित्रकारी भी शुरू की गई थी। भित्ति चित्रकारी, ये पूछा जा सकता है कि पहली बार शुरुआत किसके समय में हुई थी भित्ति चित्रकारी की? तो अकबर के समय में, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अकबर के समय के कुछ प्रसिद्ध चित्रकार हैं, उनका नाम है दसवंत, बसावन और अब्दुल समद, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। प्रश्न का है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किसकी रचना है? तो यह दीनबंधु मित्र की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए 1857 के विद्रोह के सक्रिय भाग लिया था। तो नाना साहब ने कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। तो उपरोक्त सभी जो है इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद देखिए मैडम कामा ने भारत का जो तिरंगा जहाँ वह स्वतंत्रता से पहले कहाँ फहराया था? मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो फ्रेंड्स ये फहराया था आपको कहाँ? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में। कब? तो 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा, और इनको भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है, मैडम भीखाजी कामा को। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? यह बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। ठगों के उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में। और किसके समय में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, जिसने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, उसी के समय में। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि, और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, डेट सहित आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? यहाँ प्रथम नहीं पूछा गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही पूछा गया है। तो ये पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और यह जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था यह गांधी जी के द्वारा 1940 में पवनार में शुरू किया गया था। इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए गांधार कला शैली समन्वय है। तो फ्रेंड्स यह समन्वय किससे है गांधार कला शैली? तो यह भारतीय और ग्रीक कला का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली, इन दोनों का सबसे ज़्यादा विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। देखिए सांची का स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक ने बनवाया था, तो ये अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखिएगा मिलान करना, एक तरफ महाजनपद है फिर से, और राजधानी दी गई है। तो देखिए मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। कुरु का कहाँ हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। सूरसेन का मथुरा, और अस्मक का पोतन। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 324 है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुई थी?
तो फ्रेंड्स यह बिल कौन सा था? तो यह बिल 64वां संविधान संशोधन बिल था। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि संवैधानिक उपचारों में से किससे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। ठीक है, और 5 प्रकार का रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट इसके तहत। और पोस्टमार्टम किसको कहा जाता है, किस रिट को पोस्टमार्टम कहा जाता है? तो ये उत्प्रेषण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो आर्टिकल 123 में 123 संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो पंचायती राज जो है ये संविधान 9 में है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता नगर पालिका तो ये 9A हो जाता। ठीक है, याद रखेंगे। 73वां 74वां संविधान संशोधन आपको याद भी होगा। 73वां पंचायती राज और 74वां आपका नगर निगम हो जाएगा। चलिए उसके बाद नगर पालिका। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग कौन सा है? तो भाग 2 है। अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता है। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। तो ये केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना था। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस गतिरोध को दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सामान्य विधेयक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में दिया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो करते हैं। और संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। ठीक है, तो ये 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। फिर देखिए मिलान करना है, एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है और दूसरी तरफ प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 61 में क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 ख उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 जो है यह स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 90 हो जाएगा आपका राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक जो है फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 110 में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है भारत में। भारत के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक संविधानोत्तर संस्था है? तो ये नीति आयोग है। ठीक है फ्रेंड्स, नीति आयोग है। और देखिए फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। ठीक है फ्रेंड्स, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, पूरा फुल फॉर्म होता है इसका। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है उनका नाम आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिए यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग यानी कि निभावी पूंजी शून्य हो तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भुगतान शेष में घाटा होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होगा? अवमूल्यन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है तो यह निर्धारित संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर के संबंध में होती है। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स यह निवेश बैंक का है। ठीक है, आपको पता भी होगा ये निवेश बैंक है। उसके बाद देखिए भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि पूरा ऑप्शन देखिए आप। ठीक है, फिर आप उत्तर बताइएगा। 4 ऑप्शन देख लिए। देखिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों में के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 72 नंबर। देखिए प्रश्न कह रहा है कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करके जो सोलर पंप सेट हैं उनसे जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। जीडीपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी राष्ट्रीय आय ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, तो राष्ट्रीय आय ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्य उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक शाख व निवेश निगम का प्रायोजन करता है, तो यह कौन करता है, यह विश्व बैंक करता है, ठीक है, विश्व बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। उसके बाद देखिएगा सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी कि मार्जिनल मैन की संकल्पना किसने प्रतिपादित किया था, तो यह क्या था, रॉबर्ट ई पार्क ने। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता इसमें से बकरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो ये कर्नाटक में। वेदांतगल पूछा जाता है, वेदांतगल जो है ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है। क्लियर। चलो उसके बाद देखिएगा ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है, यहाँ जारी बना लीजिएगा, कौन जारी करता है, तो यह जारी करता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण इसमें से घास, हिरन और शेर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 81 से लेकर के 100 तक में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। सॉल्यूशन सहित पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दिया है, वहां से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।